Audio Jungle। एक वर्ष पूर्व आज ही के दिन मध्य प्रदेश की सत्ता गंवा देने के बाद कांग्रेस 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मना रही है, जिसमें राजधानी भोपाल के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा संविधान की पुस्तिका का वाचन किया गया और 4-4 लोगों का समूह बनाकर गांधी प्रतिमा तक तिरंगा यात्रा निकाली। गांधी प्रतिमा पहुंचकर माल्यार्पण किया। इसी के साथ कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश का वाचन भी किया। दरअसल आज से ठीक 1 साल पहले 20 मार्च को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। 2018 में जीत कर आए कांग्रेस की सरकार 15 महीने में ही गिर गई, जिसका आरोप आज भी कांग्रेसी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्रियों पर लगाते हैं। बीजेपी पर विधायक खरीदने का आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रही है। लोकतंत्र सम्मान दिवस को लेकर जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने बताया, भाजपा ने खरीद फरोख्त कर और लोकतंत्र की हत्या कर कांग्रेस की सरकार गिराई थी, इसलिए हम आज लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रहे हैं। इसी के साथ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, 1 वर्ष पूर्व आज ही के दिन भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेसी विधायकों की खरीद फरोख्त कर और संविधान का गला घोटकर कांग्रेस की बनी बनाई बहुमत की सरकार को गिराया गया। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रहे हैं। कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष आरिफ जकी ने भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए लोकतंत्र सम्मान दिवस बनाने की बात कही की निंदा करते हैं और हम लोग सब संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान और लोकतंत्र दोनों की रक्षा करेंगे। हो गया। नई ऊर्जा के साथ आपने कांग्रेस को वोट देके मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। कांग्रेस को वोट देते वक्त आपके मन में बदलाव के विचार थे, आपके मन में नई आशाएं और एक नई सुबह की कल्पना थी। आपकी उम्मीदों और हमारे वचनों को पूरा करने के लिए हमने प्रदेश में कार्य शुरू किया। हमें केवल 15 महीने काम करने का अवसर मिला। चुनाव में गए समय को हटाकर 1 वर्ष के कार्यकाल में हमारी सरकार ने जो कार्य किए सभी आपके सामने है और हम अपने वचनों को और आपकी उम्मीदों को पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। हमारी सरकार द्वारा 1 वर्ष में किए गए कार्य और जनहित के निर्णयों ने बीजेपी सरकार के 15 वर्षों के झूठ और ध्यान भटकाने के शासन की पोल खोल दी। प्रदेश में हो रहे चौतरफा विकास से डर के बीजेपी ने जन आदेश को नकारते हुए सौदे की सरकार बनाई। विपक्ष के सौदे की राजनीति का संज्ञान मुझे था। मेरे पास उस समय 2 विकल्प थे। पहला विकल्प था कि मैं भी सौदेबाजी करूं और एक खरीदी हुई सरकार बनाऊं, या फिर मैं लोकतंत्र और संविधान के सम्मान को बचाऊं और संविधान की भावनाओं के अनुरूप कार्य करूं। मैंने दूसरा विकल्प चुना और 20 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर लोकतंत्र की लाज को बचाया। वही विपक्ष ने मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक लगाते हुए सौदे की सरकार बनाई और संविधान की आत्मा को मारने का कार्य किया। हमने सौदेबाजी नहीं की और इस्तीफा देकर लोकतंत्र के सम्मान को बचाए रखा। जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, वे लोग कभी भी लोकतंत्र के हिमायती नहीं रहे। आज यदि हमें लोकतंत्र बचाना है तो संविधान के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज हालात ये हो गए हैं कि भाजपा और संघ के कार्यकर्ता गांव में जब जाते हैं, कस्बे में जाते हैं, कहते तुम किसी को वोट दे दो, सरकार तो हमारी बनेगी। कांग्रेस की बन भी गई तो हम विधायक खरीद लेंगे। आज पूरे देश में आप देख रहे हैं कि चुनाव का जो महत्व है, आम व्यक्ति का जो अधिकार है अपना वोट देने का, वो खरीदने से भी लोग नहीं चूक रहे हैं। किस चीज को लेकर कार्रवाई की गई है? जो भी गाइडलाइन थी प्रशासन की, आगे रैली अनुमति नहीं थी, फिर भी कुछ लोग न्यूसेंस कर रहे थे, जबकि इनके वरिष्ठ नेताओं ने ही अनाउंस किया था कि आगे नहीं जाना है। इसके बाद जिनने इस तरह का न्यूसेंस करने का जो प्रयास कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है। यह जो जैसे न्यूसेंस करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है।
विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पहुंचे सुमित्रा महाजन के घर। ताई के घर में पात्र लेकर आया हूं। ताई जो भी आशीर्वाद देंगी उसे ग्रहण करके भोपाल ले जाऊंगा। विधानसभा में किए गए नवाचार को लेकर बोले गिरीश गौतम। इस बार विधानसभा में नए विधायकों और पहली बार प्रश्न पूछने वाले विधायकों को पूरा मौका दिया जाएगा। विपक्ष के सत्र जल्दी खत्म करने पर बोले गिरीश गौतम। सत्र कितना लंबा चले उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि विधानसभा में हुई चर्चा पर कोई निष्कर्ष निकले। विधानसभा के कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए बोले हैं। विधानसभा एक परिवार की तरह है जिसका मुखिया फिलहाल मैं हूं, इसलिए उनकी समस्या का निराकरण करना मेरा दायित्व है। मानने का संभवतः आपका इंदौर का ये पहला दौरा है, क्या आज कार्यक्रम रहेंगे आपको ये सबको प्रणाम करता हूँ, पूरे इंदौर निवासियों को प्रणाम करता हूँ। इंदौर आकर के ताई का आशीर्वाद लेने आया हूँ और इसीलिए उनके निवास पर आया हूँ। कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, इसके बाद भोपाल लौटना है। सर, विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद बहुत सारे नए प्रयोग आपने किए हैं। 4 चीज़ों का नवाचार मैंने शुरू किया। एक तो ये कि जो प्रथम बार के विधायक आते हैं उनको अवसर कम मिलता है अपनी बात उठाने का या रखने का, क्योंकि हमारे यहाँ सलाहकार सिस्टम होती है, उससे जिसके लॉटरी में आएगा वही आएगा। तो मैंने ये तय कर लिया कि जो प्रश्नकाल के भीतर जितने प्रश्न प्रथम बार वालों के हैं उन्हीं को लॉटरी में डालो, तो 25 के 25 जो निकलेंगे केवल प्रथम बार वाले निकलेंगे। और मैंने करके देखा। और दूसरा काम ये किया कि कई बार होता है कि विधानसभा या संसद के भीतर भी, संसद में तो ताई के सामने कम होता रहा होगा, विधानसभा में ज़्यादा होता है। जब वो पहली बार का विधायक जब खड़ा होता है किसी पूरा प्रश्न के लिए, तो जो सीनियर विधायक हैं वो उसके प्रश्न को अपनी तरफ से करने को तो वो अपना ये कहते हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं, पर मदद करने की जगह में वो अपनी बात ज़्यादा कहना चाहते हैं। इसीलिए मैंने उसमें रोक लगा दी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारा प्रथम बार का विधायक वही प्रश्न पूछेगा, जितना समय चाहिए, जितना संरक्षण चाहिए हम उसको देंगे, पर उसका कोई मददगार नहीं खड़ा हो, उसको पूछने देंगे। इसलिए एक नवाचार ये किया। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा विभागीय जो चर्चा होती उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों का पार्टिसिपेशन हो, और इसीलिए जो अभी रिकॉर्ड निकला है उसके हिसाब से शाम को 5 या 6 बजे सदन में विधायकों की संख्या बहुत कम हो जाती थी और कई बार तो कोरम के अभाव में घंटियां बजती रहती थी, इंतज़ार करते रहते थे। पर ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस बार पहली बार ही शाम को 6 बजे भी बैठक चल रही, तो इसमें भी 70 से 75% उपस्थिति यदि बनी रही तो ये हमारे लिए बड़ी सफलता, मैं ऐसा समझता हूँ। सर, इस बार का सत्र काफ़ी कम चला। अलग अलग क्षेत्रों से जो घटना अभी विधायक जी की जो घटना हुई थी, उसके बाद विदिशा में आज जो भाजपा के ही पदाधिकारी उन्होंने गृहमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, उसमें मेरा कमेंट शायद सही नहीं होगा। उसमें उन्हीं से पूछिए, हमको हमारे विधानसभा तक पूछिए, ताई के आशीर्वाद के साथ हमसे पूछिए विधानसभा। हमारी गुरु हैं, इसलिए गुरु मंत्र लेने आया। लगातार लेकिन भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता ताई से मुलाकात करने के लिए आते थे, जो विधानसभा में आना जरूरी था। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार भरपूर अवसर मिला। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कितने तारीख पर विधानसभा चलाते हैं, आप 100 दिन चलाइए ना। 100 दिन के भीतर यदि कोई बहस नहीं हुई, कोई सार्थक संवाद नहीं हुआ, कोई सार्थक परिणाम निकला, तो 100 दिन की गिनती करने का क्या अर्थ है? यदि हम कम दिनों में ही ज़्यादा समय दे करके हम वहाँ ज़्यादा संवाद की स्थिति पैदा कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को बोलने का अवसर दे सकते हैं, जो किया इस बार उसे काफ़ी है उतना। दूसरा ये है कि इस कारण से नहीं बंद किया गया कोई, अभी तो सब ठीक है चल रहा, तो कोई गड़बड़ थोड़ी था, सब ठीक था। वो कोरोना का हमारे कर्मचारी, हमारे मार्शल कई आ गए, 5 विधायक कोरोना से पीड़ित हो गए और सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया। तो सरकार का नाइट कर्फ्यू धारा 146 लगने के बाद मैं ऐसा समझता हूँ कि विधानसभा चलाए रखने से एक संदेश गलत जाता, इसलिए हुआ कि हम ही सरकार की बात को नहीं मान रहे हैं, इसलिए उसको बंद करना पड़ा। हमने 3 कमेटियां बनाई हैं। जैसे अभी एक चीज़ हो रही थी कि जो कर्मचारी हैं वहाँ, ख़ास तौर पर मिनियल्स हैं, चतुर्थ श्रेणी के हैं, डेली वेज के हैं, तो उनके सामने संकट था कि उनकी बात कौन करे, क्योंकि उनको स्पीकर से मिलने ही नहीं दिया जाता था। तो हमने ये नवाचार किया कि भाई हम स्पीकर आए हैं, परिवार के मुखिया हैं, उनको हमसे मिलने क्यों नहीं दिया जाता। उनसे अलग से बैठ करके बातचीत की, उनको अलग उनकी समस्याओं को सुना और वो सुन करके एक समितियाँ बना दी कि इनकी समस्याओं को क्या प्रतिवेदन हो सकता है, उसको दीजिए, उसका फैसला हम करेंगे। जैसे एक छोटी बात आपको बताते हैं,
8 साल 10 साल हो गया, जो संपदा से जो मकान निर्माण होते हैं उन मकानों के निर्माण में विधानसभा को भी एक हक है, उसका कोटा तय है, 3 से 5% हमको भी मकान मिलना चाहिए। 8-10 साल से हमने किए नहीं, तो हमने बैठक की और बैठक करके संपदा वालों को बुलाया, एसीएस गृह को बुलाया। हमने कहा कि हमारे हिस्से का मकान हमको चाहिए और हमको 1 महीने के अंदर आप मकान दीजिए, और उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। और उन्होंने कहा भी है कि 40 के आसपास मकान हम ऑलरेडी दे देते हैं, आप सूची दीजिए, हम तत्काल अलॉट कर देंगे। इस तरह से छोटी छोटी बातें थी जिनको हमने करने का प्रयास किया कि आखिरकार वो भी तो उसी परिवार का सदस्य है, मेहनत करता है, रात दिन करता है, और उसकी भी नहीं सुना, केवल विधायकों की सुन करके चले जाएं, ये भी शायद ठीक नहीं होगा। केवल सदन के हम वहाँ पर संरक्षक थोड़ी हैं, जो विधानसभा के हमारे काम करने वाले लोग हैं उनका भी संरक्षक हूँ, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस दिशा में काम किया। जहाँ पर उनकी बात जानी चाहिए वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, मैं आया हूँ लेने, तो मैं कुछ सीखने आया हूँ ना, तो सीखने आया हूँ तो कुछ तो ले के जाऊँगा ना, कुछ तो लेके जाना अपने को। यदि हम आए हैं पात्र लेकर खड़े हुए हैं, हमारे पात्र में जो ये डाल देगी वो लेकर के मैं चला जाऊँगा। मैं तो पात्र लेकर के खड़ा हूँ इनके सामने ना, तो पात्र लेकर के कोई सामने खड़ा होता है तो डाल, इनका काम है कितना हमारे वो पात्र में डालती हैं, वो लेकर के जो दे देगी वो। एक और जहां शासन प्रशासन कोविड-19 वैक्सीन लगाने का अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों की लापरवाही से लोगों को बड़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को जागरूक कर वैक्सीन लगाने का अभियान चला रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काउंटर लगाकर क्या मात्र प्रचार कर रहे हैं। सागर की चमोली चौक हॉस्पिटल में सुबह 8:30 बजे से बुजुर्गों की लाइन लगी है, लेकिन उन्हें कोई अटेंड करने वाला नहीं है। 10:30 बजे हॉस्पिटल के मेन गेट का ताला खुला, कई वृद्ध मरीज बेहोश हुए, प्रशासन फिर भी मौन है। सभी लोग कोविड-19 का टीका वैक्सीन लगवाने आए हुए हैं। चक्कर आ रहे गर्मी के, 80 साल के पंजाब से आए, साहब हम तो यहाँ से कि कृपया कम से कम ऑपरेटर को 9 बजे से बल्कि 8:30 बजे से यहाँ बिठा रहे तब तक, ताकि वो एक पर्चा आपको दे दे कि आपका नंबर फलाना है, उस नंबर से वो आदमी आ जाए। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार पाठक और भारतीय मजदूर संघ से मैं काम करता हूँ, और प्रातः 9:30 बजे से यहाँ 100 से लेकर 150 बुजुर्गवान हमारे लाइन लगा खड़े हुए हैं। न टीकाकरण केंद्र में छाया की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, और इस नगर के अधिकारियों के साथ विडंबना है कि मैंने माननीय CMHO महोदय को 5 बार फ़ोन लगाया अपने फ़ोन से, इस नगर के अधिकारी फ़ोन अटेंड नहीं करते हैं। और पूरे सागर जिले के अंदर जो भी हमारे अधिकारी हैं प्रशासन के, वो काफ़ी जो है अपनी लाल फीताशाही चलाने का काम करते हैं, और हमारे बुजुर्गवान लगातार परेशान हो रहे हैं। अपने निकम्मेपन का उत्सव मनाने वाले देश की पहली योगी सरकार के 4 साल में किसान बेरोजगार, आम आदमी बेहाल, भ्रष्टाचार, बेईमान के 4 साल का उत्सव मना रही उत्तर प्रदेश सरकार जनता से जुड़े हर मुद्दे पर पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। ये बातें आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ जी के 4 साल के कार्यकाल 2017 में किए गए चुनावी वादे और 4 साल में जनता को जरूरी सुविधाओं को दिलाने में नाकामी के लिए जाना जाएगा। इस सरकार ने 2017 में उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने, किसानों की कर्ज माफी और किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाने की बात कही थी। 4 साल में उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर तक ज्यादातर किसान गन्ने की खेती करते हैं। 4 साल में योगी सरकार ने एक भी रुपए दाम में बढ़ोतरी नहीं की। दूसरी तरफ गन्ना किसानों का हजारों करोड़ का बकाया चीनी मिलों पर है। ये सरकार गन्ना किसानों के बकाये को दिलाने में नाकाम रही। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने में सरकार की नाकामी के चलते किसानों को अपनी फसल बिचौलियों को हाथ बेचने को मजबूर होना पड़ा। कर्ज माफी का वादा करने वाली सरकार के राज में कई किसानों के कर्ज के चलते आत्महत्या करनी पड़ी। सर, हम ये चाहते हैं कि आपने मीटिंग बुलाई है और अभी कल जो है योगी जी ने अपना 4 साल का दिखाया है कि हमने ये काम जो बहुत अच्छे काम किए हैं, और इस काम के अंदर जो है तमाम बलात्कार भी होते रहे, वो भी एक समझ लीजिए कि
उपलब्धि उन्होंने उसको कहा तो नहीं, लेकिन 4 साल में क्या उपलब्धि बताई है, उस जो कुछ उन्होंने बताया अपने कि हमने 4 साल में ये कामयाबी करी, ये काम किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की बहराइच यूनिट की योगी सरकार के 4 साल के नकारापन पर ही आयोजित की गई है। पूरा का पूरा 4 साल इनका पूरी तरह से निकम्मेपन से भरा हुआ है। आप रोजगार ले लीजिए, आप किसानों का मुद्दा ले लीजिए, आप कानून व्यवस्था ले लीजिए, आप बेटी पर बचाओ बेटी पढ़ाओ ले लीजिए, तो इनके जितने भी मुद्दे रहे हैं, कोई भी बात अगर देखी जाए तो हर मामले में योगी सरकार पूरी तरह से फेल है। उसी को उद्धृत करने के लिए आज आप लोगों से हम मुखातिब हैं और एक एक मुद्दे पर बिंदुवार चर्चा की जाएगी। योगी सरकार या बीजेपी सरकार को हम देखें तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता है इवेंट मैनेजमेंट। ये किसी भी इवेंट को भव्य बना करके जनता को एकमात्र मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं और यही उनका चाल, चेहरा और चरित्र। इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा है, श्रम विभाग के मंत्री हैं, कि जन्म होने से मरने तक के हम मजदूरों का, गरीबों का कल्याण करते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए यही मैं आपसे अभी कह रहा था कि इनके जुमले बहुत ही अच्छे हैं। हमारे आज के जो गृह मंत्री जी हैं वो पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्शंस में जुमले बोल दिए जाते हैं, तो ये जो बोलते हैं उसको करने का इनका कोई नियत ही नहीं रहती। गृह मंत्री जी ने ये बात खुद ही बोल करके स्पष्ट कर दी। आप कानून व्यवस्था की बात करिए, अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात की जाए तो हमारे सामने बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है, चाहे वो हाथरस की बेटी रही हो, चाहे बलरामपुर की बेटी रही हो, और भी कितने श्रावस्ती में भी कांड हुआ, वहाँ भी कोई पूछने नहीं गया। अच्छा, विशेषता ये है सरकार की कि ये सरकार पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती है। हाथरस में इसको हमने बिल्कुल खुल करके देखा है कि सारी प्रशासनिक मशीनरी नहीं है। ये मानसिकता है बीजेपी की कि ये इन चीज़ों को घटना ही नहीं मानते, ये इसको सामान्य स्थिति में रखते हैं। अगर हाथरस में हादसा होता है तो वो उसको भी सामान्य मानते हैं कि बच्चे हैं ये, और उनको बचाने की कोशिश करते हैं। आगे की बात ये है, आप पत्रकार बंधुओं के बारे में स्थितियां ये हैं कि अगर आप कोई न्यूज़ चलाते हैं, कोई खबर छाप देते हैं, कोई सच्चाई दिखा देते हैं, कोई सच्चाई बता देते हैं, तो हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, बिना कोई देर किए तुरंत उस पत्रकार बंधु पर आरोप लगाती है और उनको जेल तक जाना पड़ जाता है। और इसके एक नहीं, कई बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो योगी जी जब सरकार में आए थे, भारी बहुमत से यहाँ पर गवर्नमेंट बनी थी उत्तर प्रदेश में, बहुत लोगों को, यहाँ की जनता को ये आशा थी कि बहुत सरकार बदल गई है, बहुत चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक हादसा हमारे मुख्यमंत्री के गृह जनपद में सामने आया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 17 बच्चों की मौत, वो भी करीब 8-10 दिन के अंतराल में। आश्चर्यजनक ये कि वो मौतें बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। उस पर आश्चर्य ये है कि 10-15 दिन के अंदर, मतलब हमारी सरकार इतनी निकम्मी है कि 10-15 दिन के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाए और बच्चों की लगातार मृत्यु वहाँ पर होती है। उसके बाद जब मंत्री जी से सवाल पूछा जाता है तो मंत्री जी का जवाब होता है कि अगस्त में तो बच्चों की मृत्यु होती ही रहती है। सीधी बात है कि इनके लिए
ये सारी चीजें सामान्य हैं। इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में शनिवार दोपहर को जिले के सैकड़ों किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए गेहूं की खरीदी की मूल्य वृद्धि की मांग की, जहां मौके पर पहुंची पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को शांत कराया। दरअसल इंदौर जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों क्विंटल गेहूं लेकर बेचने के लिए इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में पहुंचे किसान उस वक्त रोज उत्पन्न हो गया या फिर उनके गेहूं का मूल्य 1700 रुपए खरीदी के लिए तय हुआ। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कमल यादव ने इस दौरान अपने किसान साथी के साथ मिलकर मंडी प्रांगण में जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार से मांग की है समर्थन मूल्य इससे अधिक मूल्य में उनका गेहूं खरीदा जाए। उनका कहना है गेहूं उच्च क्वालिटी का है किंतु उसका मूल्य काफी कम किया जा रहा है। यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो भविष्य में बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। के लिए तैयार नहीं है। किसानों के हक में सुपर क्वालिटी का गेहूं यहाँ पर 1700 रुपए में बिक रहा है और बोलने जाते हैं तो बोलेंगे हम बंद कर देंगे खरीदना। ये मंडी की और मंडी व्यापारियों की मिली भगत से लक्ष्मीनगर मंडी में काम चल रहा है। बहुत दिनों से हम इसके चक्कर में 2-3 बार हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन यह सुनने अध्यक्ष कमल सिंह यादव यहाँ पर लक्ष्मीनगर मंडी में इंदौर में किसानों के साथ में खुलेआम लूटपाट सभी किसानों के सामने हो रही है। ना कोई मंडी प्रशासक ना कोई सरकारी कर्मचारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। किसानों के हक में सुपर क्वालिटी का गेहूं यहाँ पर 1700 रुपए में बिक रहा है और बोलने जाते हैं तो बोलेंगे हम बंद कर देंगे खरीदना। ये मंडी की और मंडी व्यापारियों की मिली भगत से लक्ष्मीनगर मंडी में काम चल रहा है। बहुत दिनों से हम इसके चक्कर में 2-3 बार हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन यह सुनने वाला कोई नहीं है। अभी कोई किसी अधिकारी अभी मंडी प्रभारी जी से बात हुई है तो वो बोल रहे कि आपके भाव का मेरा इशू नहीं है, मैं आपकी मंडी चालू करवा सकता हूँ। तो भाव तो क्या 1600-1700 रुपए में किसान गेहूँ बेच देगा क्या? कम से एमएसपी पे किसान का गेहूँ बिकना चाहिए। एमएसपी पे बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? बिकना चाहिए। और यहाँ पर 1600 रुपए में बिकना तो यहाँ के किसान का क्या? अभी आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं इस प्रदर्शन का क्या उद्देश्य? मैं प्रदर्शन नहीं, हम तो हमारी वाजिब दाम के लिए यहाँ लड़ रहे हैं कि गेहूँ का सही साथ दाम मिले हमें। हम कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम पूरा इंदौर जिले से किसान हैं। 1-1, 2-2 ट्राली हर किसान की यहाँ। कल ओले गिरे हैं और मुसीबत में गेहूँ खेत पे पड़े, इसलिए हम लेके मंडी आए हैं। अगर प्रशासन ने आपकी बात नहीं मानी तो आगे क्या रहेंगे? यह प्रशासन अगर नहीं मानेगा बात तो लक्ष्मीनगर मंडी में बड़ा आंदोलन होगा भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले। आपका परिचय? मेरा नाम कमल सिंह यादव, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष इंदौर। जय जवान। इंदौर सेंट्रल जेल में लगा कोरोना वैक्सीन। लगातार बढ़ रहे कोरोना आंकड़ों से जहां देश भर में चिंता का विषय बना हुआ है, तो वहीं आज इंदौर सेंट्रल जेल में वैक्सीन की डोज लगाई गई। 1200 कैदियों की क्षमता वाले जेल में करीब जहां 2500 कैदी अभी भी जेल में हैं, तो वहीं बात करें सेंट्रल जेल में 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। इस वक्त हैं हम इंदौर सेंट्रल जेल पर, जहां पर करीब अगर बात करें तो 1200 कैदियों की क्षमता वाले इंदौर सेंट्रल जेल में जहां 2500 से अधिक कैदी यहां पर मौजूद हैं। और इंदौर जहां पूरे समूचे मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में इंदौर सेंट्रल जेल में भी कोरोना के केसेस देखने में सामने आए हैं, जहां पर नए नए कैदी आ रहे हैं, जिसकी वजह से इंदौर सेंट्रल जेल में भी कोरोना का संक्रमण जो है वो तेज़ी से बढ़ता नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि इंदौर सेंट्रल जेल की बात करें तो अभी तक जो एक ब्रेकडाउन के बाद कोरोना का स्टॉप सा हो गया था, उसके बाद जो नए अब वापस से कोरोना पॉजिटिव केसेस आना चालू हुए हैं, उसके बाद अगर बात करें तो इंदौर सेंट्रल जेल में अभी तक 20 कैदी ऐसे हैं जिन्हें कोरोना पॉजिटिव जो आ चुके हैं। साथ ही अभी तक की बात करें तो 7 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। बात करें इंदौर सेंट्रल जेल की, तो इंदौर सेंट्रल जेल में अब कैदियों को वैक्सीन लगाने का कार्य चल रहा है। कई कैदियों को पहला और दूसरा डोज भी लग चुका है। साथ ही इंदौर सेंट्रल जेल अब पूरी तरह से जो कैदियों को उनकी एज के हिसाब से जो एज डिसाइड किया गया है 45 साल के ऊपर के उम्र के लोगों को, उनको अब वैक्सीन लगाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी डॉक्टरों की पूरी तरह से टीम भी मौजूद है जो लगातार कैदियों
कैदियों को इंदौर सेंट्रल जेल में वैक्सीन का कार्य कर रही है, उन्हें लगा रही है ताकि कोरोना के संक्रमण से कहीं ना कहीं बचाया जा सके। बात करें इंदौर की तो इंदौर में भी कोरोना के केस काफ़ी बढ़ रहे हैं। आज बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में जहां 1140 कल रात्रि शाम आए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या आई है, तो वहीं इंदौर में भी 307 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसके मद्देनज़र पूरी तरह से इंदौर प्रशासन और इंदौर सेंट्रल जेल प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। चूँकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लगातार उल्लंघन कर रहे हैं या फिर नए कैदी आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उन पर कोरोना का खतरा मंडरा सकता है, जिसको देखकर इंदौर सेंट्रल जेल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए लगातार सेंट्रल जेल भी जागरूक कर रहा है। साथ ही जो कोरोना कैदी हैं उन पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए यहाँ पर आज वैक्सीन लगाई जा रही है, जो कि पूरी तरह से वैक्सीन जो कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। उसको आज कई कैदी वैक्सीन लगवा भी रहे हैं, कई लोगों को पहला और दूसरा डोज भी लग चुका है, कई लोगों का नंबर आज आया है, जिसके मद्देनज़र आज इंदौर सेंट्रल जेल में भी वैक्सीन का कार्य किया जा रहा है। इंदौर मध्य प्रदेश से कैमरा पर्सन अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की रिपोर्ट। आपका गया प्रसाद राम सुंदर। जो वैक्सीन आज इंदौर सेंट्रल जेल द्वारा आप लोगों को लगाई जा रही है, इससे किसी तरह का आपको डर तो नहीं लग रहा है? कोई डर भी नहीं है और कोई किसी प्रकार की तकलीफ भी नहीं है। अच्छा, पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का आप ख्याल रख रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, डर नहीं लग रहा है आपको? कौन सा डोज लगा है आपको? ये अभी पहला डोज लगा है, पहला डोज दूसरा डोज साहब ने बोला 28 दिन बाद लगा। अच्छा, तो अभी आपको लग गया डोज? हाँ लग गया। किसी तरह के कोई घबराहट या कुछ? कोई घबराहट या कोई दर्द वगैरह कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है मतलब इसमें। तो जो लोग वैक्सीन अभी नहीं लगवा रहे हैं किसी डर की वजह से, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको तो ये संदेश देना चाहेंगे कि इससे ना डरे और वैक्सीन तो लगाने से फ़ायदा ही होगा, नुकसान किसी प्रकार का नहीं। किस तरह से सेंट्रल जेल में वैक्सीन लगाई जा रही है और किन किन को लोगों को लगाई जा रही है? आज हमारे पास कोविड शील्ड जो है वो 300 वैक्सीन आए हैं टोटल, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर लगाएं। और हमारा जो कोविड शील्ड है, पहले ये हम अपने कैदियों को जिनकी 60 प्लस एज है उनको लगा रहे हैं, और बाकी 45 से ऊपर उन लोगों को लगा रहे हैं जिनको कोई बीमारी है, जैसे शुगर है या कार्डियक कोई प्रॉब्लम है, उनको लगाई जा रही है। उसके साथ साथ हमारे जो फ्रंट लाइनर जो वर्कर हैं, जितने भी हमारा स्टाफ है, जेल स्टाफ है, उन लोगों को भी लगाई जा रही है। और जिनका सेकंड डोज भी लगना है और 28 दिन से ऊपर हो चुके हैं, तो हम सेकंड डोज भी आज उनको यहाँ लगा रहे हैं। अभी तक कितने लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन? अभी तक करीब 20 लोगों को लग चुकी है, और करीब हम 1-1.5 घंटे से पहले हमने शुरू करा है। जेल की बात करें तो अभी कितने लोग कोरोना पॉजिटिव केसेस यहाँ पर होंगे सेंट्रल जेल में? अभी हाल फिलहाल में 5 हैं, और 1 हफ्ते पहले 20 थे, उसमें से 7 की हमने दोबारा से उनकी टेस्टिंग करी, दोबारा से उनकी रिपोर्ट आ गई है। 7 जो है वो नेगेटिव हो गए हैं। अभी जो टोटल संख्या पॉजिटिव पेशेंट की वो 5 है। ठीक है, और ये मैं हूँ डॉक्टर विवेक सिंह चौहान, सेंट्रल जेल, और ये मेरा स्टाफ है। आप भैया जी हैं, शैलेंद्र और राधा मैम, ये हमारा स्टाफ है जो हम सब मिलकर यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। किस तरह वैक्सीन लगाई जा रही है यहाँ पर? मध्य प्रदेश की पहली जेल है केंद्रीय जेल इंदौर। यहाँ पर बंदियों को वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हुआ है। हमारे जेल अधीक्षक श्री राकेश भांगरे सर, हमारे कलेक्टर सर श्री मनीष सिंह सर के प्रयासों से यह वैक्सीनेशन का कार्य आज प्रारंभ हुआ है। 300 वैक्सीनेशन के डोज आज हमें प्राप्त हुए हैं कोविशील्ड के। तो हमारे डॉक्टर विवेक सिंह सर और उनकी टीम इस कार्य को संपादन कर रही है। अभी तक सर कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी होगी और कितने लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव आए हैं और अभी रिकवर भी हो चुके हैं? मेरे लगभग 90% स्टाफ ने 200 लोगों ने स्टाफ जो ने बाहर वैक्सीनेशन करवा ली है। मैंने स्वयं दोनों वैक्सीन लगवा ली हैं, और वैक्सीनेशन के उपरांत में हम सभी लोग स्वस्थ हैं। वर्तमान में 5 बंदी हमारे आइसोलेशन में हैं। अभी कितने लोग रिकवर हो चुके होंगे सर कोरोना से यहाँ पर सेंटर जेल? अब संख्या तो मेरे को नहीं पता, लेकिन वर्तमान में 5 बंदी अभी संक्रमित हैं और उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। आज जो वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, ये पहला डोज लगाया जा रहा है या फिर दूसरा डोज? पहला डोज वैक्सीनेशन का है, और 28 दिन बाद इन्हीं लोगों को दूसरा डोज लगाया जाएगा। यह सतत रूप से लगाया जाएगा भारत सरकार के गाइडलाइंस के तहत। केंद्रीय सेंट्रल जेल की बात करें सर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर यहाँ पर किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है या किस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग में जितना संभव था हम लोगों ने प्रयास किया। जो अतिरिक्त बैरिकों का निर्माण किया, आइसोलेशन की व्यवस्था रखी गई, अस्थायी जेल का निर्माण किया गया।
आज से 1 साल पहले आज ही के दिन सिंधिया ने कांग्रेस से खुद को अलग करते हुए अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके साथ ही 15 वर्षों बाद सत्ता में आई कांग्रेस सरकार 15 महीने में ही गिर गई। जहां भाजपा आज के दिन को सिंधिया के साथ आने पर जश्न के रूप में मना रही है, तो वहीं कांग्रेस आज लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर कर रही है। इसी कड़ी में इंदौर में भी कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस से जुड़े और संविधान की रक्षा करने का प्रण लिया। आयोजन में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, सज्जन वर्मा, कांग्रेस विधायकों सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। आयोजन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश का वीडियो भी प्रसारित किया, जिसमें कमलनाथ ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए चुनी हुई सरकार को गिराने के आरोप लगाए। इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों को भूलकर भाजपा ने आज ही के दिन लोकतंत्र की हत्या की थी। पूरे देश में भाजपा सरकार इसी तरह लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भले ही आज प्रदेश में भाजपा सरकार काबिज हो, लेकिन प्रदेशवासी सरकार की हकीकत जानते हैं। मध्य प्रदेश में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने संविधान की मूल भावना को तार-तार कर लोकतंत्र को खतरे में डाला। ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 बार ये देश को दुनिया के सामने बता चुके हैं कि उन्होंने किसके साथ क्या किया। मैं बार बार बता चुका हूँ। अब हमारे अध्याय में ज्योतिरादित्य सिंधिया समाप्त हो गए। वो भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर हैं और संस्थागत भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करते हुए लोकतंत्र की रक्षा करना चाहती है और करती रहेगी। जी आज इस तरीके से कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रही है, क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके से मना रही है, क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस? ऐसा है कि देश में आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता जैसी महामारी कोरोना को लेकर, वैसी ही महामारी लोकतंत्र की हत्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस की विचारधारा ने की। 8 राज्य लगातार चुनी हुई सरकारों को गिराना। अगर लोकतंत्र बचाना है तो सबसे पहले इस विचार से लड़ना कि जो वोट मिला उसकी हत्या करना। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में आज ही के दिन लोकतंत्र की हत्या भी की, संविधान का मखौल भी उड़ाया, बाबा साहब अम्बेडकर की अवहेलना भी की और उसी के भावना अनुरूप कमलनाथ जी ने आदेश दिया है कि हम सबको लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना। और आज का दिन लोगों को याद दिलाएं कि लोकतंत्र के हत्यारे हैं जो असत्ता में बैठे हैं। हम उनको विरोध करते हैं। जरूर वो मुख्यमंत्री बने बैठे, पर हमें पता है कि लोकतंत्र के हत्यारे हैं हम। भैया, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई थी, जो आदरणीय कमलनाथ जी ने आज 20 मार्च को 1 साल पहले इस्तीफा दिया था। इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार को चुना था और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 15 महीने तक लगातार प्रदेश के अंदर जो विकास हुआ, जो 15 साल में बीजेपी सरकार में नहीं हुआ था, वो आदरणीय कमलनाथ जी 15 महीने में करके दिखाया था। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है, पूरा प्रदेश की जनता जानती है, किसान जानता है, युवा जानता है, महिला जानती हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो कमलनाथ जी 15 में काम करके दिखाया, भले वो बुजुर्गों पेंशन की बात हो या बिजली की बात हो, 100 रुपये यूनिट की बात हो, या हमारी कन्याओं की शादी 51,000 रुपये कर दी हो, या क्या बोलते हैं अपने किसानों कर्जे की माफ़ हो और भू माफिया कार्रवाई करी, मिलावट कार्रवाई करी, वो भले बीजेपी का हो या कांग्रेस का, पूरे प्रदेश में वो कार्रवाई करके उन्होंने दिखाया। जो 15 साल में जो भ्रष्टाचार और जो लोगों ने जो कमाया था उनके ऊपर कार्रवाई करी। आदरणीय कमलनाथ जी ने तो जो अवैध कॉलोनी जिन लोगों ने सोसाइटी कब्जे किए थे उन सब पे कार्रवाई करके जो उन्होंने साहस दिखाया वो कमलनाथ जी ने, और 15 साल में भारतीय जनता पार्टी लोग नहीं दिखा पाए। और उसी का उदाहरण है कि 15 महीने के अंदर इन लोगों ने सरकार गिरा दी। इसलिए गिरा दी कि जो इनकी सरकार को जनता ने नहीं चुना था, इनको अभी नोटों से सरकार चुनी है। नोटों से हमारे जो कांग्रेस विधायक, कांग्रेस के गद्दार विधायक थे, उनको खरीद के उन्होंने सरकार बनाई है। परंतु आम जनता जानती है 2023 में इसका जवाब देगी और नगर निगम चुनाव में इसका जवाब देगी। तो आपकी कांग्रेस की नगर में मेयर भी बनेंगे और पार्षद भी जीतेंगे। उसके अलावा 2023 में कांग्रेस सरकार बनेगी। किसानों की सरकार है, किसानों के लिए काम किया, उन्होंने युवाओं के लिए काम करा और आज भी आम जनता कांग्रेस के साथ में और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज हम जितने कांग्रेस के लोगों से हमने संकल्प लिया है कि हम घर घर जाएंगे और बताएंगे हमारी उपलब्धि और जो इन्होंने जो गद्दारी करी है और जो नोटों की सरकार चल रही है उसके बारे में हम आज हम बताएंगे सब लोग। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। कर्ज से डूबा किसान, रोजगार के लिए भटकता युवा, असुरक्षित महिलाएं,
करों से पीड़ित व्यापारी और निराश आमजन, यह हमारे मध्य प्रदेश की 2018 की तस्वीर थी। और ऐसी स्थितियों में वर्ष 2018 में एक नई ऊर्जा के साथ आपने कांग्रेस को वोट देके मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। कांग्रेस को वोट देते वक्त आपके मन में बदलाव के विचार थे, आपके मन में नई आशाएं और एक नई सुबह की कल्पना थी। आपकी उम्मीदों और हमारे वचनों को पूरा करने के लिए हमने प्रदेश में कार्य शुरू किया। हमें केवल 15 महीने काम करने का अवसर मिला। चुनाव में गए समय को हटाकर 1 वर्ष के कार्यकाल में हमारी सरकार ने जो कार्य किए सभी आपके सामने है और हम अपने वचनों को और आपकी उम्मीदों को पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। हमारी सरकार द्वारा 1 वर्ष में किए गए कार्यों और जनहित के निर्णयों ने बीजेपी सरकार के 15 वर्षों के झूठ और ध्यान भटकाने के शासन की पोल खोल दी। प्रदेश में हो रहे चौतरफा विकास से डर के बीजेपी ने जन आदेश को नकारते हुए सौदे की सरकार बनाई। विपक्ष के सौदे की राजनीति का संज्ञान मुझे था। मेरे पास उस समय 2 विकल्प थे। पहला विकल्प था कि मैं भी सौदेबाजी करूं और एक खरीदी हुई सरकार बनाऊं, या फिर मैं लोकतंत्र और संविधान के सम्मान को बचाऊं और संविधान की भावनाओं के अनुरूप कार्य करूं। मैंने दूसरा विकल्प चुना और 20 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर लोकतंत्र की लाज को बचाया। वही विपक्ष ने मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक लगाते हुए सौदे की सरकार बनाई और संविधान की आत्मा को मारने का कार्य किया। हमने सौदेबाजी नहीं की और इस्तीफा देकर लोकतंत्र के सम्मान को बचाए रखा। आज उस घटना का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। हम सभी के लिए ये गौरव का विषय है कि हमने लोकतंत्र के सम्मान को जीवित रखा। आज का दिवस लोकतंत्र के सम्मान का दिवस है। मैं मध्य प्रदेश के प्यारे भाइयों और बहनों को लोकतंत्र सम्मान दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथियों, भारत की आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर और अनेक आज़ादी के दीवानों ने लड़ी थी। आज़ादी के सही मायने जानने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। साथियों, लोकतंत्र में जनता जब तक अपनी सरकार चुनेगी तब तक लोकतंत्र जीवित रहेगा। मध्य प्रदेश की ये सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है और इसलिए आज प्रदेश का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो किसान हो या युवा, महिलाएं हों या कर्मचारी, मजदूर और व्यापारी, सभी पीड़ित हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि आइए हम सब एकजुट होकर इस सरकार के दमन का विरोध करें और सोती सरकार को जगाएं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को आज इस अवसर पर वचन देता हूं कि कांग्रेस पार्टी सदैव आपके साथ खड़ी रहेगी, आपके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हमेशा संघर्षरत है और हमेशा संघर्षरत रहेगी। आपके सहयोग से मध्य प्रदेश में जो विकास कार्य हमने शुरू किए थे, कांग्रेस सरकार बनते ही हम उन विकास कार्यों को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। राजधानी भोपाल के भवानी धाम फेज 2 निजामुद्दीन कॉलोनी बोनीफायर स्कूल के सामने क्वींसलैंड गेस्ट हाउस का शुभारंभ हुआ, जिसमें पूर्व महापौर क्षेत्रीय विधायक कृष्णा गौर ने अपने हाथों से रेस्ट हाउस का फीता काटकर एवं रेस्ट हाउस का शुभारंभ किया। वहीं रेस्ट हाउस संचालक ने बताया कि ये होटल क्षेत्रीय रहवासियों के लिए आने वाले समय में एकमात्र कम दाम में अच्छी सुविधाओं वाला गेस्ट हाउस होगा। फिलहाल अभी 8 कमरों से इनका शुभारंभ किया गया है, जिसमें सभी ऐसी और खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। इस सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। संचालक ने बताया कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। आज आपके होटल का उद्घाटन किया गया है माननीय विधायक जी के द्वारा। क्या विशेषता रहेंगी आपके होटल के, किस तरह की सुविधा दी जाएगी आपको? सर, ये हमारा होटल का उद्देश्य ये है कि कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम लोगों को दे पाएँ, उससे कि जो निचले तबके मतलब गरीब लोग होते हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके। जो लोग बड़ी बड़ी होटल नहीं ले पाते हैं वो ले लें। हमारे पास 8 रूम हैं
उसमें 4 AC हैं, 4 नॉन AC हैं और कम किराए में, कम पैसों में हम अच्छी फैसिलिटी देते हैं। जो भी यहाँ पर आएगा तो वही है। क्या किराया रखा है आप लोगों ने? अभी हमने किराया तो डिसाइड नहीं किया, पर कम से कम किराया रखना है हमें। आज हम जस्ट ओपनिंग कर रहे हैं इसकी, गरीब लोग भी इसको ले सकें, हम ये चाहते हैं। अभी कोरोना काल चल रहा है, उसको देखते हुए क्या इंतजाम? कोरोना को देखते हुए हमने सैनिटाइज़र की पूरी व्यवस्था कर रखी है। हमारे स्टाफ में जो भी मेंबर हैं सब मास्क का उपयोग करते हैं और डिस्टेंस रखते हैं। होटल का नाम ले लीजिए आप पूरा। होटल का नाम है हमारा क्वींसलैंड गेस्ट हाउस। खुशी है ये कहते हुए कि आज के समय में जब शादी ब्याह जैसे कोई आयोजन हम करते हैं तो मेहमानों के लिए घर में जगह कम पड़ती है, और ना चाहते हुए भी उन परिवारों को जिनके घरों में जगह कम होती है उन्हें बड़े बड़े गार्डन बुक कराने होते हैं जिनमें बहुत पैसा खर्च करना होता है। लेकिन आज एक मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी शुरुआत हुई है जिसमें वह परिवार जिनके घरों में कोई भी मंगल प्रसंग होने वाला है और उन्हें इतने बड़े गार्डन की ज़रूरत नहीं बल्कि कुछ कमरों की ज़रूरत होती है, ऐसे परिवारों के लिए भवानी धाम फेज़ 2 में एक नया गेस्ट हाउस की शुरुआत हुई है जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 8 कमरों के साथ लॉन है और उसके साथ साथ कोशिश यही की गई है कि उन परिवारों के लिए ये एक ऐसा माध्यम बने जहां पर रहकर वो अपने घर का, परिवार का कोई भी मंगल प्रसंग यहां आयोजित कर सके। आज इसकी शुरुआत हुई है जिसका शुभारंभ मैंने किया है और इसकी शुरुआत करने वाले हमारे सोहेल भाई हैं। मैं सोहेल भाई और उनके पूरे परिवार को इस बहुत अच्छी शुरुआत के लिए बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और निश्चित रूप से ये उम्मीद करती हूँ कि ये उन परिवारों के लिए बहुत बड़ा माध्यम बनेगा जो आर्थिक कमी की वजह से बड़े गार्डन में, बड़े होटलों में अपने घर के शादी ब्याह या और कोई आयोजन नहीं कर सकते थे, उनके लिए ये स्थान बहुत उपयुक्त होगा। दिनांक 19/3/2021 को भाजपा जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे की अगुवाई में जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों मुस्लिमों ने वसीम रिजवी सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ शांतिपूर्ण जुलूस निकालकर वसीम रिजवी का पुतला फूका और टनकपुर कोतवाली में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उप जिलाधिकारी तहसील पूर्णागिरी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम ज्ञापन दिया। मांग की गई ऐसे आदमी को पार्टी से जल्द दूर किया जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जुलूस में शामिल सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मुनीर खान, मुस्तफ़ा अंसारी, इरशाद अंसारी, शमशुल हसन, शरीफ अंसारी, रईस खान एवं लियाकत हुसैन और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी दुकानों को ध्वस्त कराया। मिलक शुक्रवार को नगर के हाईवे स्थित पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध तरीके से दुकानों का निर्माण किया गया था। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को डीएम के आदेश के बाद अवैध तरीके से बनी दुकानों को ध्वस्त कराया। वहीं दुकानदारों ने आरोप लगाया नगर पालिका के बिना नोटिस दिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने जेसीबी से दुकानों को ध्वस्त करा दिया। वहीं पीडब्ल्यूडी के एआई महेंद्र सिंह ने बताया, हमने नगर पालिका को सूचित किया था, उनके द्वारा दुकानदारों को नोटिस दिया है, इसलिए अवैध तरीके से बनी दुकानों को ध्वस्त करा दिया गया। वहाँ की जो दुकानें हैं, अगर दुकानदार स्वयं ही खाली नहीं करते हैं तो उनका भी निर्माण ध्वस्त किया जाएगा। इन्हें 3 दिन का समय दे दिया गया है। वहीं नगर पालिका ईओ छोटे कन्हैया सिंह ने बताया, हमने 1 हफ्ते पहले ही दुकानदारों को नोटिस भेज दिया था। कुछ दुकानदारों ने नोटिस स्वीकार कर लिया और कुछ ने नोटिस को वापस कर दिया। उन्होंने बताया, नगर में हो रहा अतिक्रमण को भी जल्दी ध्वस्त कराया जाएगा। इस दौरान दुकानदारों और अधिकारियों में काफी नोकझोंक हुई। कुछ दुकानदारों ने अपना बेनामा लेकर नगर पालिका पहुंचे, जहां अधिकारियों ने बताया, दुकानदार द्वारा बेनामा तो है पर इनके द्वारा पीडब्ल्यूडी में दाखिल खारिज नहीं है। अतिक्रमण के दौरान राजस्व विभाग की टीम पर नगर पालिका और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। टीम द्वारा अवैध निर्माण किया हुआ था, उसका ध्वस्त कराया। क्या है पूरा मामला? ये नक्शा है, आपके सामने रखा है। नक्शे में 59 फीट दूरी है पीडब्ल्यूडी की सेंटर से। जो भी दुकानें बनी हुई है वो बिना एनओसी ये बनी हुई है।
तो सर आज कोई शिकायत पर आपने ये कार्रवाई की? आज शिकायत इनको नोटिस दे दिया गया था ईओ द्वारा। जी, ये सब जगह तो पीडब्ल्यूडी की ना सर? जगह पीडब्ल्यूडी की है। तो आपके द्वारा कोई नोटिस जारी किया गया था? नोटिस हमने मौके के रूप से बताया, नोटिस चूँकि नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए नगरपालिका द्वारा ही इसका नोटिस जारी किया गया। नहीं सर, जगह तो पीडब्ल्यूडी की है ना, तो नोटिस तो पीडब्ल्यूडी ही जारी करेगी। नहीं, नगरपालिका चूँकि अब नगरपालिका के क्षेत्र के अंतर्गत आ गया है तो इसलिए ज्वाइंट हो जाता है। तो कितना सर, कितनी जगह लगभग होगी जो अवैध निर्माण उस पर हुआ है? अवैध निर्माण में करीब 20 ये इसी लाइन में जिला चिकित्सालय से लेकर के जिला चिकित्सालय से नाला निकला पटवाई रोड तक। सर नाला तो सर नवदिया तक है। हाँ, कितना हाईवे है, कितना हाईवे है वहाँ तक नाला है? नाला जो पुराना बना हुआ है जी। और सर अतिक्रमण तो सर सभी पर ही है लगभग, कुछ पुराना है, कुछ नया निर्माण हुआ है। कार्रवाई की जाएगी, संडे तक का समय दिया गया। संडे तक का सभी को समय दे दिया गया, मौके रूप से सबको बता दिया। अच्छा सर, दुकानदारों को कहना है कि उन्होंने बैनामा करा रखा है उससे। तो बैनामा तो बिना बैनामा किसी ने गलत करा लिया है, तभी तो परमिशन लेके ही तो बनाएंगे। वो तो अवैध माना जाता है विदाउट परमिशन। एनओसी तो लेंगे, जब एनओसी लेते तो पता लग जाता कि भाई बैनामा सही है या गलत है। अच्छा सर, अभी एक व्यापारी ने जिस दुकान बना रहा था निर्माण की, जिसकी दुकान तोड़ी गई है, उसने आरोप लगाया कि नगरपालिका द्वारा 10,000 रुपये ले लिए गए। और ये नगरपालिका ने हमसे मतलब सर दुकान का निर्माण करा रहा आदमी नगरपालिका जाता, पीडब्ल्यू जाता नहीं है, उसके बाद आरोप लगाया कि 10,000 रुपये का। नहीं, वो तो नगरपालिका तो लगते ही रहते हैं। जब किसी का आप उसे करेंगे तो आरोप लगाएंगे, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। तो सर मान लिया जाए कि संडे को लगभग सभी पे कार्रवाई होगी? हाँ, संडे तक का समय दिया गया, उसके बाद बस कार्रवाई होगी। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? भाई लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।